नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु त्यागी आप सभी का केसीजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि भई ये हमारी इंग्लिश की एक लेक्चर सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, जिसमें हम लोग कर रहे हैं इंग्लिश को बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक। आप सभी को पता है कि भई इसमें हमने अभी तक 2 लेक्चर्स लिए हैं और ये आपका होने वाला है लेक्चर नंबर 3। कल वाली क्लास का आपको याद होगा कि कल वाली क्लास में हमने कहाँ तक किया था? प्रैक्टिस सेशन हम लोग कर रहे थे और वहां पर हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है जी। तो चलिए वहां से आगे जो आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं 31 से लेकर के मुझे लगता है 45 तक है, तो ये हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद आज के लेक्चर में मुझे लगता है कि जो भी बेसिक पोर्शन आपका बचा हुआ है वो सारा खत्म हो जाएगा। फिर केवल आपका बेसिक के खत्म होने के बाद हम लोग किस चीज पर आएंगे, लेक्चर नंबर मतलब टॉपिक नंबर 1 पर, वो होगा आपका नाउन। चलिए दोस्तों, तो अब आ जाइएगा क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन 31 में कह रहा है कि विच कैन बी प्लेस्ड इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। यानी यहां पर आपसे ये पूछना चाह रहा है कि अगर वाक्य के अंदर कहीं पर आपको कोई सब्जेक्ट वर्ड दिया हुआ है, ठीक है, तो उस सब्जेक्ट वर्ड को कितने ऐसे टर्म हैं इंग्लिश के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में, कौन कौन है जो उसके प्लेस पर आ सकते हैं। जैसे आप यहां पर लिखिएगा सब्जेक्ट बनने का जो काम होता है, ठीक है, वो होता है या तो नाउन का। सब्जेक्ट बनने के लिए या तो नाउन आ सकता है या फिर उसकी जगह पर कौन आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है, प्रोनाउन। ठीक है, आगे चल करके हम छोटी सी टर्म पढ़ेंगे, आप जानेंगे कि भाई जो नाउन होता है इसके कुछ पार्ट्स भी होते हैं। जैसे अगर आपने शायद ये टर्म पढ़ी हो या फिर ना पढ़ी हो, एक टर्म होती है आपकी जेरेंड, GERUND, जेरेंड। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है, तो ये जो टर्म है आपकी जेरेंड, ये आपको पढ़ने को मिलेगी एडवांस वर्ब में, टॉपिक होता है। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल आप ये समझिए कि अगर कहीं पर आपके सामने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दी है तो वो जिरंड की तरह काम करती है और वो एक तरीके से नाउन का पार्ट होता है, मतलब वो नाउन का हिस्सा होता है। या फिर कहीं पर अगर आपको दिया हुआ है इन्फिनेटिव, क्या दिया हुआ है, इन्फिनेटिव, INFINITIVE। इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू, और टू के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो अगर कहीं पर आपको इन्फिनेटिव दिया है यानी टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है, तो आप समझिएगा ये भी नाउन का ही एक पार्ट होता है। हालांकि ये भी एक ऐसी टर्म है जो हमको पढ़ने को मिलेगी एडवांस वर्ब में। तो आप जानेगा भाई अगर कहीं पर आपको जीरंड दिया है, जैसे मैं जस्ट एग्जांपल लेता हूं आपको, मैंने कहा देखो, अगर मैंने कहा कि वॉकिंग, ध्यान से देखिएगा, अगर मैंने कहा वॉकिंग इज यूजफुल, मैंने कहा वॉकिंग इज यूजफुल, सिंपल। और दूसरा मैंने आपके सामने कहा, दूसरा कहा कि टू वॉक, मैंने कहा टू वॉक इज यूजफुल, टू वॉक इज यूजफुल। तो आप ध्यान से देखिएगा कि एग्जाम्पल नंबर 1 में वर्ब से पीछे वाला पोर्शन जो वॉकिंग है, यही क्या है आपका सब्जेक्ट, यही क्या है आपका सब्जेक्ट। और आप जानते हैं कि भाई अगर सब्जेक्ट की जगह पर केवल दो ही वर्ड आ सकते हैं, कौन कौन आ सकता है, नाउन आ सकता है और प्रोनाउन आ सकता है। तो फिर ये क्या है, ये तो आपको दिख रहा है कि भाई जो जनरल हम लोग जानते हैं कि भाई जो नाउन होता है वो किसी का नाम होता है, ठीक है, पर्सन का नाम, प्लेस का नाम, जगह किसी का नाम, तो वो नाउन होता है। लेकिन यहां पर तो किसी का नाम नहीं है। और आप नोटिस कर रहे हैं कि भाई वॉकिंग क्या है, वॉकिंग है V1 में आईएनजी, वॉकिंग है V1 में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के बारे में अभी हमने जाना, वो क्या होता है, जेरंड। ठीक है, तो यहाँ पर जेरंड जो होता है वो एक तरीके से नाउन का ही हिस्सा है, जेरंड और कुछ नहीं है, वो नाउन ही है। तो आप ये मान लो कि अगर ये जेरंड है, ठीक है, तो ये सब्जेक्ट बन सकता है, क्यों बन सकता है, क्योंकि नाउन ही है। ठीक है, तो ये हो गया। अब उसके बाद में आप देखिएगा टू के साथ में V1, ये क्या है, टू के साथ में V1, इसको हमने नाम क्या दिया था, इन्फिनेटिव। ठीक है, और इन्फिनेटिव क्या होता है, कुछ नहीं, नाउन ही होता है। तो आप यहां पर समझिएगा, हमने अभी जाना सब्जेक्ट बनने का जो काम होता है प्रोनाउन का हो सकता है, ठीक है, नाउन का हो सकता है, लेकिन नाउन का ही हिस्सा होता है कौन, जिरन, और नाउन का ही हिस्सा होता है कौन, इन्फिनेटिव। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल अबव, यानी सारे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है देखिए 32 में कह रहा है क्या, फाइंड आउट द प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। दिए वाक्य में आपको प्रेडिकेट के बारे में बताना है, तो आप खुद बताइए। यहां पर द आर टू प्रिपेयर लेसन, लेसन्स को प्रिपेयर करने का जो टाइम है हैज अराइव्ड, वो आ चुका है। तो आप देखिएगा यहाँ पर आपको वर्ब दिखाई दी है ना, और आप जानते हैं कि वर्ब से लेकर के इधर वाला सारा पोर्शन क्या होता है आपका, प्रेडिकेट। ये किस पार्ट में आया आपका, डी पार्ट में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका अगला।
क्वेश्चन 32 में आपसे कह रहा है कि आई लेंट माई पेन टू अ फ्रेंड ऑफ माइन, और आपसे पूछ रहा है कि जो अंडरलाइन वर्ड है वो क्या है। तो आप कहेंगे कि भाई ये अंडरलाइन वर्ड जो माई फ्रेंड सॉरी माई पेन यहाँ पर लिखा हुआ है, आप मेन वर्ब से पूछेंगे। क्या पूछेंगे? आई लेंट मैंने उधार दिया, क्या उधार दिया? तो जो क्या है उसके जवाब में जो भी वर्ड आता है वो क्या कहलाता है? आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किसे का अगर जवाब होता, मैं कहता कि वो पेन किसे जवाब दिया? उधार दिया, तो किसी का जो आंसर होता है वो कौन होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आप देखिएगा माई पेन क्या हो जाएगा आपका? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आंसर नंबर सी। 34 में कह रहा है कि इन द कंप्लीट सब्जेक्ट, कंप्लीट सब्जेक्ट के अंदर, कंप्लीट सब्जेक्ट के अंदर द सब्जेक्ट वर्ड इज क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव। अगर सब्जेक्ट वर्ड को एक एडजेक्टिव के द्वारा क्वालिफाई किया जाए या फिर एडजेक्टिव इक्विवेलेंट वर्ड के द्वारा क्वालिफाई किया जाए तो वो क्या कहलाता है? तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, जैसे मैं एक बार दोबारा से बता देता हूं। मैंने कहा कि द कंडीशन, CONDITION कंडीशन, द कंडीशन ऑफ यू, द कंडीशन ऑफ यू इज गुड। मैंने आपके सामने कहा कि द कंडीशन ऑफ यू इज गुड। अब देखिएगा यहाँ पर वर्ब के इधर वाला सारा पोर्शन क्या है? आपका प्रेडिकेट। और वर्ब के इधर मतलब ये सारा पोर्शन क्या है आपका? तो आप कहेंगे ये है आपका कंप्लीट सब्जेक्ट, ये है आपका कंप्लीट सब्जेक्ट। आपको पता है कि जब भी यहाँ पर कोई प्रपोजिशन आ जाती है, जब भी यहाँ पर कोई प्रपोजिशन आ जाती है तो पीछे वाला वर्ड क्या कहलाता है आपका? आप कहेंगे सब्जेक्ट वर्ड, या फिर इसी के अन्य नाम भी थे आपके हेड वर्ड। इसी को हम हेड वर्ड के नाम से जानते हैं, सब्जेक्ट वर्ड के नाम से जानते हैं, या फिर आप इसको इफेक्टिव सब्जेक्ट कह सकते हैं। ये सारे इसके नाम हैं। तो आप यहाँ पर देखिएगा ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना द कंडीशन, आपके सामने लिखा हुआ है द कंडीशन। द कंडीशन के बाद में ये जो इसकी विशेषता बता रहा है, ये जो इसकी विशेषता बता रहा है ऑफ यू, ये आगे वाला, ठीक है, आगे वाला यही है जो इसकी विशेषता बता रहा है, यही है जो इसको क्वालिफाई कर रहा है। तो इसके मैंने आपको 3 नाम बताए थे। कौन कौन से नाम थे? एनलार्जमेंट, एक नाम था इसका आपका एनलार्जमेंट, और एक इसका नाम था आपका क्या? एट्रीब्यूट, एक इसका नाम था आपका एट्रीब्यूट, और एक इसी का नाम था अगर आपको पता हो मॉडिफायर, एक इसी का नाम था आपका मॉडिफायर। ऑब्जेक्ट भी लगा देते हैं, ठीक है। तो वही आपसे पूछ रहा है कि भाई द कंप्लीट सब्जेक्ट, जो कंप्लीट सब्जेक्ट है इसके अंदर सब्जेक्ट वर्ड को अगर कोई क्वालिफाई करे तो वो क्या कहलाता है? तो यही 3 नाम है, तो बता दीजिए। यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा आपका एनलार्जमेंट भी हो सकता है, एट्रीब्यूट भी हो सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, बोथ ए एंड बी, ठीक है, डी बोथ ए एंड बी, ये हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 35। अ ब्लैक बर्ड सिटिंग इन द ट्री फ्लू अवे। मैंने आपको एक पैटर्न बताया था कि भाई अगर कहीं पर सेंटेंस ऐसे लिखा हुआ है, सेंटेंस के आगे जो लिखा है वो प्रेडिकेट, वो प्रेडिकेट। ये पैटर्न मैं आपको दोबारा से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। और इसके पीछे तो ये क्या है आपका? कंप्लीट, ये क्या है आपका? कंप्लीट सब्जेक्ट, के पीछे लिखा है कंप्लीट सब्जेक्ट। अगर आपको याद रहा हो तो मैंने आपको ये बताया था कि भाई देख लो, जैसे मान लो मैंने कहा कि द ब्लैक द ब्लैक शूज, द ब्लैक शूज ऑफ राज, द ब्लैक शूज ऑफ राज इज या फिर आर, इज या फिर आर कॉस्टली, OSTLY कॉस्टली। तो हम जानते हैं कि भाई यहाँ पर प्रपोजिशन जो पीछे वाला है ये है आपका, इसके मैंने आपको 3 नाम बताए थे, 4 नाम। क्या क्या? सब्जेक्ट वर्ड, है ना, या फिर आप इसको कह सकते हैं मेन सब्जेक्ट, या फिर आप इसको कह सकते हैं और क्या, और आप इसको कह सकते हैं, ऊपर देख लो, और आप इसको ये भी कह सकते हैं हेड वर्ड, ठीक है। मेन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ड, हेड वर्ड, ये इसके नाम थे। और इसके बाद में जो ये लिखा हुआ है राज, ठीक है, प्रपोजिशन के बाद में जो लिखा हुआ है मैंने बताया था क्या क्या इसका नाम था? एट्रीब्यूट, क्वालिफायर, ना, या फिर मॉडिफायर। और आप ध्यान से देखिएगा, ये काम की बात है, इस सब्जेक्ट वर्ड या फिर हेड वर्ड, इस सब्जेक्ट वर्ड या फिर हेड वर्ड के पीछे जो वर्ड आ रहा है जो इसकी विशेषता बता रहा है, यानी जो इसको क्वालिफाई कर रहा है, इसके मैंने आपको पहले नाम बताया था क्वालिफायर। क्या नाम बताया था? क्वालिफायर। इसका नाम होगा आपका QUALI। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर था आपका 35।
क्वेश्चन 35, एक मिनट जरा वेट कीजिए। चलिए टेक्निकल प्रॉब्लम है, उसको बाद में देखते हैं, लेकिन अभी आप ये समझिएगा क्वेश्चन नंबर है आपका 37, इस पर आ जाओ। लेकिन फिर से आप एक बार देख लो कि अगर कहीं पर आपको दिया है हेडवर्ड, क्या दिया है, हेडवर्ड, अगर कहीं पर आपको हेडवर्ड दिया है मेरे दोस्त, हेडवर्ड के पहले जो आता है, जो उसकी विशेषता बताता है, वो कौन होता है, क्वालिफायर। वो कौन होता है, क्वालिफायर। और जो उसके भी पहले आता है, ठीक है, उसको डिटरमाइन करता है, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, वो कौन होता है आपका, डेटर्मिनर। वो होता है आपका डेटर्मिनर। जैसे मान लो मैंने कहा कि मैंने आपसे कहा कि ब्लैक द ब्लैक शूज, द ब्लैक शूज ऑफ राज, द ब्लैक शूज ऑफ राज आर कॉस्टली, COSTLY, कॉस्टली। तो आप यहाँ पर देखिएगा, ये जो यहाँ पर प्रपोजिशन के पहले शूज लिखा है, ये क्या है आपका, हेडवर्ड या कहीं मेन सब्जेक्ट, और इसके पहले जो ब्लैक आया है वो कौन है, क्वालिफायर, और उसके पहले जो द आया है वो कौन है आपका, डिटरमिनर। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आंसर दीजिएगा। देखो आप यहाँ पर देखेंगे अंडरलाइन कौन कौन है आपका, ए और बॉय। तो आप यहाँ पर नोटिस कीजिएगा कि भाई ये यहां से लेकर के ये सारा पोर्शन क्या है, आप कहेंगे कंप्लीट सब्जेक्ट। कंप्लीट सब्जेक्ट के अंदर जो बॉय है, जो वर्ब को डिसाइड कर रहा है, उसके पहले जो ए आया है, ठीक है, उसके पहले जो ए आया है, तो आप यहाँ पर कहिएगा कि भाई हेड वर्ड के पीछे जो आता है वो क्वालिफायर होता है, तो ये क्वालिफायर हो जाएगा और बॉय हेड वर्ड हो जाएगा। आप देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन नंबर है आपका कौन सा, क्वालिफायर और हेड वर्ड, ऑप्शन नंबर ए। 37 का आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने है। तो आप यहाँ पर नोटिस कीजिएगा पर्सन्स, जो पर्सन्स यहाँ पर दिया है वो क्या है, पर्सन्स के हिसाब से वर्ब यहाँ पर आई है वांट, तो ये क्या हो गया आपका हेडवर्ड, और हेडवर्ड की विशेषता जो बताता है वो कौन होता है, क्वालिफायर। तो आंसर क्या होगा, क्वालिफायर कोमा हेडवर्ड। तो लगाइएगा सी, क्वालिफायर कोमा हेडवर्ड, सी आपका आंसर होगा। आगे बढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 में आप देखिएगा पर्सन्स क्या है, तो आप कहेंगे हेडवर्ड, और हेडवर्ड के पीछे जो विशेषता बता रहा है वो क्वालिफायर, तो उसके भी पीछे है वो डेटरमिनर। तो देखिएगा डेटरमिनर कोमा क्वालिफायर कोमा हेडवर्ड, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा जी, बी। आगे देखो अगला है आपका 40। तो 40 में फिर से वही केस आपके सामने, लेडी, लेडी क्या हो गया, हेडवर्ड, और हेडवर्ड के बाद में जो उसकी विशेषता बता रहा है ये क्वालिफायर, और क्वालिफायर के बाद में जो दा है वो डेटरमिनर। लगाइएगा 40 का आंसर होगा डेटरमिनर कोमा क्वालिफायर कोमा हेडवर्ड, यानी आंसर नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, आगे है आपके सामने 41 में है, ये वर्ब हैव जो आई है वो किसके हिसाब से आई है, पर्सन। तो पर्सन क्या हो गया, हेडवर्ड या सब्जेक्ट वर्ड, और हेडवर्ड के पीछे जो उसकी विशेषता बता रहा है क्रूल, वो क्या है, क्वालिफायर, और उसके भी जो पीछे है डिटरमाइन कर रहा है वो डिटरमिनर। तो आंसर क्या होगा, डिटरमिनर कोमा क्वालिफायर कोमा हेडवर्ड, यानी आंसर नंबर ए, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए इसके बाद में अगला है 42 में है कि माई एल्डर ब्रदर इन मुंबई। तो ये आपको पता ही है कि भाई यहाँ पर, यहाँ से लेकर के ये वाला पोर्शन क्या है आपका, तो आप कहेंगे कंप्लीट सब्जेक्ट। कंप्लीट सब्जेक्ट में प्रपोजिशन के पीछे वाला ये क्या होता है आपका, मेन सब्जेक्ट, और मेन सब्जेक्ट के पहले जो आता है वो क्वालिफायर, और क्वालिफायर के पीछे जो आता है वो डिटरमिनर। अब इस मेन सब्जेक्ट की विशेषता बताने के लिए, जिसके मैंने नाम बताए थे आपको, एनलार्जमेंट, एट्रीब्यूट, मॉडिफायर, वही है आपका ये वाला पोर्शन। तो आप खुद बताइए, ये पोर्शन आपसे पूछा है, इन मुंबई पर अंडरलाइन कर रखा है, तो आप खुद बताओ ये एट्रीब्यूट भी हो सकता है, एनलार्जमेंट भी हो सकता है, तो ए और बी दोनों आंसर हो जाएंगे, यानी आंसर हो जाएगा आपका डी, बोथ ए एंड बी। ठीक है जी, अगला है इसके बाद में 36 में है कि इट इज मंडे टुडे। ठीक है, आगे जानेंगे कि इट जो है प्रोनाउन में पढ़ेंगे हम लोग कि इट होता है आपका, ये इंट्रोड्यूस करता है, तो उसको हम बोलते हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। लेकिन अभी फिलहाल ये समझो कि वर्ब से पहले आया है तो किसी भी टाइप का सब्जेक्ट हो, लेकिन ये बात तो तय है कि है तो सब्जेक्ट, तो ये आपका हो जाएगा सब्जेक्ट। तो आंसर नंबर ए। 44 में भी वही आपके सामने है कि ये है आपके सामने वर्ब, और हम जानते हैं कि भाई वर्ब के पीछे वाला जो पर्सन होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट। तो ये भी आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी। आंसर ये हो गया। आगे बढ़ जाओ।
तो यहाँ तक हमने जितने भी आपके बेसिक जो पोर्शन था आपका फंडामेंटल था, जिसमें छोटी छोटी बातें आपको पढ़ने को मिली थी कि भाई सबसे पहले लेटर क्या होता है, वर्ड क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, फ्रेज, ठीक, ये बातें हमने जानी थी। और उसके बाद में हमने छोटी छोटी चीज़ें पढ़ी थी कि भाई ऑब्जेक्ट क्या होता है, कितने हिस्सों में डिवाइड होता है, या फिर आपका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कितने हिस्सों में डिवाइड होता है, ठीक है। तो सारी टर्म्स को पढ़ने के बाद में, यानी अब तक जो हमने पढ़ा वो क्या था, आपका बेसिक था। यानी किसी भी चैप्टर को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कम से कम ये वाला एरिया तो आपको पहले से पता होना चाहिए। अगर ये एरिया नहीं पता तो आगे चैप्टर्स में आपको टर्म्स समझने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो ये आपका एरिया खत्म हो चुका है, बस एक छोटा सा एरिया आपके सामने हो रहा है, उसको मैं बता देता हूँ। वो है आपका टाइप्स ऑफ सेंटेंस। हेडिंग डालिएगा, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। यानी अगर आपसे ये कहा जाता है कि भाई वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, यानी सेंटेंस को उसके टाइप्स में हमको डिवाइड करना है, तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन होगा कि किस आधार पर। यानी अगर हम वाक्यों को डिवाइड कर रहे हैं, वाक्यों को बांट रहे हैं, तो आपका क्वेश्चन होगा कि किस आधार पर बांटेंगे, क्योंकि वाक्यों को दो आधार पर बांटा जा सकता है। अगर आपसे कोई कह रहा है कि भाई वाक्य यानी सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, तो उसने किसी बेस पर बोला होगा, तो वैसे ही उनमें से एक बेस होता है आपका ऑन दी, ऑन द बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, मीनिंग के आधार पर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। तो फर्स्ट आपके सामने है कि भाई मीनिंग के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, मीनिंग के आधार पर सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं। और अगला आता है आपके सामने ऑन द बेसिस, नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, संरचना। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, संरचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो यहां पर आपके सामने दो बेसिस आए, दो आधार आए। अगर आपको कहना है कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो क्वेश्चन होगा किस आधार पर बताने हैं, मीनिंग के आधार पर बताएं या स्ट्रक्चर के आधार पर बताएं। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर सामने से सामने वाला बोलता है कि भाई आपको मीनिंग के आधार पर बताना है, तो मीनिंग के आधार पर आपने पढ़े होंगे, आप सब जानते हैं कि भाई ये 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, टोटल 5 टाइप्स के होते हैं। और अगर आप संरचना स्ट्रक्चर के आधार पर देखेंगे तो ये 3 प्रकार के होते हैं। देखिएगा, मीनिंग के आधार पर आप बचपन से लेकर के अब तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, पहला होता है क्या, असल्टिव। आप सबको पता है पहला क्या होता है, असल्टिव। फर्स्ट होता है क्या, असल्टिव। आगे जानेंगे, असर्टिव जो होता है यही आपका दो हिस्सों में डिवाइड होता है। इसमें फर्स्ट को कहा जाता है अफर्मेटिव, फर्स्ट को कहा जाता है अफर्मेटिव। फर्स्ट क्या होता है, अफर्मेटिव, या फिर इसी का दूसरा नाम होता है पॉजिटिव। इसी का दूसरा नाम क्या होता है, पॉजिटिव। और बात करते हैं दूसरा है आपका नेगेटिव। दूसरा क्या है, नेगेटिव। तो मीनिंग के आधार पर अगर आप सेंटेंस को डिवाइड करते हैं तो फर्स्ट पार्ट आपके सामने क्या आता है, असर्टिव, जिसके दो पार्ट होते हैं, पहला पॉजिटिव या अफर्मेटिव और दूसरा क्या होता है, नेगेटिव। बात करें सेकंड की, तो आप सबको पता है भी दूसरा क्या होता है, इंटारोगेटिव। दूसरा क्या होता है, इंटारोगेटिव। ध्यान से देखिएगा, इंटारोगेटिव भी दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है यस नो टाइप, एक होता है यस नो टाइप, यस नो टाइप, और दूसरा होता है आपका डब्ल्यू एच टाइप, डब्ल्यू एच टाइप। इसी को हम बोल देते हैं, यशनो को हम बोल देते हैं इंटारोगेटिव का फर्स्ट टाइप, यानी इंटारोगेटिव का पहला टाइप। और जो ये होता है आपका डब्ल्यू एच, इसी को हम बोल देते हैं इंटारोगेटिव का दूसरा टाइप। तो चलिए, अब इसके बाद में आता है आपका तीसरा टाइप, नंबर 3, ये है आपका इंपेरेटिव। तीसरा क्या है आपका, इंपेरेटिव, ये टाइप होता है। और 4 आपके सामने आता है ऑप्टेटिव, है ना, ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव। और 5 आपके सामने आता है एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये जाना कि भाई टोटल अगर आप सेंटेंस को डिवाइड करते हैं, तो सेंटेंस को अगर आप मीनिंग के आधार पर बांटते हैं तो कितने प्रकार के होते हैं, टोटल 5 प्रकार के। 5 में से पहला आपके सामने आता है असर्टिव, और असर्टिव दो हिस्सों में डिवाइड होता है, अफर्मेटिव और नेगेटिव। दूसरा आपके सामने आता है इंटारोगेटिव, दो हिस्सों में डिवाइड होता है, यस नो टाइप और डब्ल्यू एच टाइप। तीसरा हमारे सामने आता है इंपेरेटिव, और फोर्थ हमारे सामने क्या है, ऑप्टेटिव। और ऑप्टेटिव के बाद में अगला और लास्ट हमारे सामने क्या है, पांचवा, तो आप कहेंगे एक्सक्लेमेटरी। और अगर आप इसको स्ट्रक्चर के आधार पर बांटते हैं, तो आप सब जानते हैं 12th क्लास में आपने इनको पढ़ा होगा। पहला होता है आपका सिंपल, पहला क्या होता है, सिंपल, सिंपल सेंटेंस। और दूसरे आपके सामने होते हैं कॉम्प्लेक्स, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, सिंपल, कॉम्प्लेक्स। और थर्ड आपके सामने आता है क्या, कंपाउंड। अगला आपके सामने आता है क्या, कंपाउंड। देखिएगा, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, 3 प्रकार के वाक्य होते हैं आपके, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड। किस आधार पर, संरचना, स्ट्रक्चर के आधार पर। और 5 प्रकार के वाक्य होते हैं आपके, कौन कौन से, असर्टिव, इंटारोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी। ये किस आधार पर होते हैं, मीनिंग के आधार पर, ठीक है। तो चलिए, अब सबसे पहले हमें ये जानना है, सबसे पहले जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या है आपका, चलिए पहले इसी को उठाते हैं। तो पहले है आपका ऑन दी बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, इसको उठा लो।
देखिएगा। तो सबसे पहले हेडिंग डालिएगा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ये हमने हेडिंग डाला सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, जिसमें हमने डाला सबसे पहला वाक्य क्या होता है भाई, सिंपल। पहला वाक्य क्या होता है, सिंपल। तो सिंपल जैसे कि आप जानते हैं इसका नाम ही सिंपल है, तो ये वाक्य भी सिंपल है। सिंपल का मतलब, देखो सिंपल का मतलब ये होता है कि यहाँ पर अगर आप इसको देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर केवल आपको एक ही तो सब्जेक्ट दिखाई देगा, और सब्जेक्ट के बाद में एक ही यहाँ पर आपको प्रेडिकेट दिखाई देगा। एक ही सब्जेक्ट दिखाई देगा, एक ही प्रेडिकेट दिखाई देगा, बाकी कुछ नहीं है ना। एक ही सब्जेक्ट होगा और एक ही आपका प्रेडिकेट होगा। हालांकि इसको बताने के कई तरीके हैं भाई, कुछ लोग ये भी बताते हैं कि जहां पर एक ही फाइनाइट वर्ब आए, लेकिन फाइनली रिजल्ट आपको वही मिलना है। आप किसी भी तरह से देखो, चाहे आप ये बोल दो कि जिसमें एक ही फाइनाइट वर्ब हो, है ना, या फिर आप ये बोल दो कि इसमें एक ही सब्जेक्ट आपको दिखेगा और एक ही प्रेडिकेट आपको दिखेगा। तो आप देखो जरा, और अगर मैं आपसे कहूं कॉम्प्लेक्स के बारे में, दूसरा क्या है भाई, कॉम्प्लेक्स। दूसरा है कॉम्प्लेक्स, दूसरा है कॉम्प्लेक्स, और तीसरा आपके सामने क्या है, कंपाउंड। तीसरा आपके सामने क्या है, कंपाउंड। तीसरा आपके सामने है कंपाउंड। तो ध्यान से देखिएगा, ये बात तो तय है कि यहां पर केवल एक ही सब्जेक्ट था और एक ही प्रेडिकेट था, कहां पर, सिंपल में। लेकिन ये बात तय है पूरी तरीके से कि यहां पर एक से ज्यादा सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, यानी कि वन प्लस एक से ज्यादा सब्जेक्ट यहां पर आपको मिलेंगे, वन प्लस यानी एक से ज्यादा प्रेडिकेट यहां पर आपको मिलने वाले हैं। और सेम आपका यहां पर होता है कंपाउंड में भी, एक से ज्यादा आपको सब्जेक्ट दिखाई देते हैं और एक से ज्यादा क्या दिखाई देते हैं आपको, प्रेडिकेट। तो ये बात तो समझ में आ गई कि भाई सिंपल में तो एक ही सब्जेक्ट आपको दिखेगा और एक ही प्रेडिकेट आपको दिखेगा, लेकिन जो कंपाउंड है और कॉम्प्लेक्स है, दोनों में ही एक से ज्यादा सब्जेक्ट होंगे और एक से ज्यादा प्रेडिकेट होंगे। अब सोचना यह है कि इन दोनों में कैसे अंतर करना है। देखो जरा, सबसे पहले एक बात समझ लीजिएगा, मैं इस बात को यहाँ पर आपको बताता हूँ। जैसे आप ये देखो जरा, एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 1। मैंने कहा राकेश, मैंने बोला राकेश कैन हेल्प यू, राकेश कैन हेल्प यू। तो आपको यहाँ पर नजर आएगा कि इस वाक्य में एक ही सब्जेक्ट है आपका राकेश और एक ही प्रेडिकेट है आपका। ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया प्रेडिकेट, डाउट वाली बात ही नहीं है। अगर इसमें एक ही सब्जेक्ट है और एक ही प्रेडिकेट है तो ये क्या हो जाएगा आपका, सिंपल सेंटेंस, नो डाउट सिंपल। अगर मैं इसी को ये लिखता, मैं लिखता राकेश इज प्लेइंग, राकेश इज प्लेइंग एंड आई एम वॉचिंग, एंड आई एम वॉचिंग, राकेश इज प्लेइंग एंड आई एम वॉचिंग। तो आप यहाँ पर नोटिस कीजिएगा इस वाक्य में कितने काम हैं, यानी कितने एक्शन हैं। तो आपका आंसर होगा, एक एक्शन हो रहा है आपका वॉच करने का और एक एक्शन हो रहा है आपका प्ले करने का। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई ये वॉच करने का एक्शन कौन कर रहा है, आई, और ये प्ले करने का एक्शन कौन कर रहा है, राकेश। तो आप खुद ये बात सोच करके बताइए कि अगर पहला एक्शन ये कर रहा है तो ये सब्जेक्ट 1, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो जाएगा आपका प्रेडिकेट 1। फिर मैं कहता हूँ आई क्या है, आप कहेंगे सब्जेक्ट 2, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, आप कहेंगे प्रेडिकेट 2। तो यहाँ पर आपके सामने आया कि भाई एक सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर 2 सब्जेक्ट हैं, होने के लिए 3 भी हो सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक से ज्यादा सब्जेक्ट मिले, ये वाला और ये वाला, एक से ज्यादा प्रेडिकेट मिले, ये वाला और ये वाला। तो अगर एक से ज्यादा है तो ये बात तो तय हो गई कि अब ये सिंपल नहीं है। अगर सिंपल नहीं है तो फिर क्या है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है। अब ये तरीका हम लोग जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड में अंतर हमें कैसे करना है। ये तो आप यहाँ पर नोट कर लो, ये बात तो तय है, ये जो भी है पर सिंपल नहीं है, जो भी है पर सिंपल नहीं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है। अब कैसे पता करना है वो हमें जानना है। आगे आते हैं। अब जरा ये बात आप समझिएगा, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड दोनों में हमें अंतर कैसे करना है। तो एक छोटी सी बात समझें, एक छोटी सी बात समझिएगा। सबसे पहले ये बात आपको पता है कि जब भी एक से ज्यादा सब्जेक्ट आता है या फिर एक से ज्यादा प्रेडिकेट आते हैं तो कंपलसरी उन दोनों को जोड़ने के लिए, भाई दोनों क्लोजेस को आपस में जोड़ने के लिए आपको एक कंजंक्शन की आवश्यकता होती है। भाई ऐसा तो नहीं होगा ना कि दोनों वाक्यों को आप एक साथ एडजेसेंट करके रख देंगे, नहीं होगा ना, क्योंकि अगर आप 2 क्लोजेस को आपस में जोड़ेंगे तो आपको क्या चाहिए होता है, कंजंक्शन चाहिए होता है। यानी अगर पहला केस आपके सामने आता है, पहला केस आपके सामने आता है कि अगर आप क्लोज नंबर 1 को जोड़ते हैं, क्लोज नंबर 1 को जोड़ते हैं इसके साथ में, क्लोज नंबर 2 के साथ में, क्लोज नंबर 2 के साथ में,
तो जोड़ने के लिए आपको कंपलसरी एक कंजंक्शन की आवश्यकता होती है, तो उसके कुछ टाइप्स होते हैं। तो पहला टाइप का कंजंक्शन होता है आपका कोऑर्डिनेटिंग, पहला होता है कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इसी को शॉर्ट में कहा जाता है सीसी, इसी को शॉर्ट में कहा जाता है सीसी। वहीं पर जो आपका दूसरे टाइप का कंजंक्शन होता है, ध्यान दीजिएगा, जो आपका दूसरे टाइप का कंजंक्शन होता है, तो वो भी जोड़ेगा आपका क्लोज नंबर 1 को, इसके साथ में, इसके साथ में क्लोज नंबर 2 के साथ में, क्लोज नंबर 2 के साथ में। तो दूसरा कंजंक्शन है हमारे सामने कौन सा, सबऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और इसको हम लोग शॉर्ट में बोलने वाले हैं क्या, एससी। ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मतलब एससी और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मतलब सीसी। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई कि क्लोज क्या है, तो आप इसको ऐसे समझ लें, क्लोज का मतलब ये होता है कि यहाँ पर खुद का सब्जेक्ट भी होता है और खुद की वर्ब भी होती है, खुद का सब्जेक्ट भी होता है, खुद की वर्ब भी होती है, आगे ऑब्जेक्ट भी आ सकता है अगर आना चाहे तो। ठीक है, तो वर्ब और ऑब्जेक्ट मिलाकर के क्या हो गया, प्रेडिकेट, और सब्जेक्ट तो आपका सब्जेक्ट है ही, कोई बात है नहीं, सब्जेक्ट सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को मिला करके, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को मिला करके एक क्लोज आपकी तैयार होती है। तो वैसे ही सब्जेक्ट नंबर 1 प्रेडिकेट नंबर 1, इसको हमने कहा क्लोज 1, और वैसे ही सब्जेक्ट नंबर 2 और प्रेडिकेट नंबर 2, इसको हमने मिलाकर के क्या बोल दिया, क्लोज 2। तो अगर पहली क्लोज को दूसरी क्लोज के साथ में जोड़ना है तो किसकी आपको आवश्यकता होगी, या तो सीसी की या फिर एससी की, या तो सीसी की या फिर एससी की। अब देखो यहीं से मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं क्या, कि अगर दो क्लोजेस को आप सीसी की हेल्प से जोड़ते हैं, तो ये बनने वाला जो वाक्य होगा, ये बनने वाला जो वाक्य होगा यानी सेंटेंस होगा, ठीक है, लाएगा आपका कंपाउंड, ठीक है, लाएगा कंपाउंड, ठीक है, लाएगा कंपाउंड सेंटेंस। अभी वजह भी जानेंगे क्यों। और अगर ये जो बनने वाला वाक्य है, ये जो बनने वाला सेंटेंस आपका, जिसमें दो क्लोजेस को आप जोड़ोगे किसकी हेल्प से, एससी, सबऑर्डिनेटिंग, तो ये बनने वाला सेंटेंस कहलाएगा आपका कॉम्प्लेक्स, ये बनने वाला सेंटेंस क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। तो अब ये जान लो जरा कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा कंजंक्शन आपका सीसी है और कौन सा एससी है। तो देखो, वैसे तो ये आपका कंप्लीट चैप्टर है, जब हम लोग आगे चल करके कंजंक्शन चैप्टर को पढ़ेंगे, तो वहां पर आप लोग पाओगे कि भाई कंजंक्शन जो चैप्टर है वहां पर 2 टाइप्स के कंजंक्शन होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग और कोऑर्डिनेटिंग, और दोनों ही टाइप के कंजंक्शन को हम लोग एक एक करके, बहुत सारे कंजंक्शन है सभी को पढ़ने वाले हैं। लेकिन फिलहाल मैं आपको यहाँ पर याद करने का एक आसान सा तरीका बता देता हूँ। जैसे एक छोटी सी ट्रिक बताई जाती है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होते हैं ना, ये होते हैं फैन बॉयज, FANBOYS, यानी एफ से बनता है क्या, फोर, एफ से बनता है फोर, और ए से बनता है एंड, और एन से बनता है नोर, और बी से बनता है बट, और ओ से बनता है और वाई से बनता है गेट, और एस से बनता है। ये जो 7 कंजंक्शन हमारे सामने आए, यही 7 कंजंक्शन कहलाते हैं आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसका मतलब हमने ये समझा कि भाई ये संख्या में ज़्यादा नहीं है, ये संख्या में केवल 7 हैं। जबकि अगर आप बात करते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की, तो ये संख्या में इतने हैं, बहुत ज़्यादा हैं। तो आप नॉर्मली क्या करें भाई, आप ये कर लें, आप ये कम वालों को याद कर लीजिएगा, 7 हैं केवल, ज़्यादा नहीं है संख्या में, और बाकी जो बचे हुए हैं आप ये मान लो कि अगर ये 7 हो गए तो इसके बाद में जो भी बच गए वो क्या होंगे, आपके सबऑर्डिनेटिंग होंगे। ठीक है, तो आप इस बात को मान लो। वैसे फिर भी मैं कुछ खास खास आपको बता देता हूँ। जैसे आप अगर देखना चाहें तो एक होता है आपका दैट, तो अगर दो क्लोजेस को आप दैट की हेल्प से जोड़ते हैं, दो क्लोजेस को अगर आप दैट की हेल्प से जोड़ते हैं, तो वो सेंटेंस क्या बनेगा आपका, कॉम्प्लेक्स। या इसमें दैट से मिलकर के बनने वाले और भी आ जाएंगे, जैसे मैंने कहा, तो जैसे मैंने बोला सो दैट, आ सकता है आपका सो दैट, है ना, ये आ सकता है। या एक आ सकता है आपका इन ऑर्डर दैट, इन ऑर्डर दैट का मतलब ताकि, इस सेंस में बोलते हैं ताकि। या फिर एक आ सकता है यहाँ पर आपका एज, एक आ सकता है यहाँ पर आपका सिंस, और एक यहाँ पर आ सकता है आपका बिकॉज, एज, सिंस, बिकॉज। इन तीनों ही कंजंक्शन का सेम मतलब होता है, ठीक है, इनका मतलब क्योंकि, इस सेंस में बोलते हैं हम लोग। या फिर एक यहाँ पर आ सकता है आपका सिंस, सिंस भी आ सकता है, आ सकता है। वैसे ही आप देखिएगा तो यहाँ पर जो है आपका आफ्टर आ सकता है, आफ्टर, है ना, आफ्टर आ सकता है, बिफोर आ सकता है, बिफोर आ सकता है, व्हेन आ सकता है, वाइल आ सकता है, वाइल आ सकता है। या फिर यहाँ पर और क्या आ सकता है, इफ आ सकता है, वेदर आ सकता है, वेदर आ सकता है, वेदर आ सकता है। बहुत सारे कंजंक्शन और भी हैं जो यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप ये समझिएगा
अगर आपको ये क्लियर है कि भाई कोऑर्डिनेटिंग के अंदर फॉर आता है, एंड आता है, नोर आता है, बट आता है, और आता है, येट आता है और सो आता है, तो अगर आपने 7 याद किए हुए हैं, अगर आपने 7 याद किए हुए हैं, तो आप इस चीज को दिमाग में बिठा दो कि बाकी जितने भी बच जाते हैं, हालांकि संख्या में बहुत ज्यादा है, लेकिन बाकी जितने भी बच जाते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं आपके अब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, बाकी डिटेल में हम इनको पढ़ेंगे, कंजंक्शन टॉपिक आगे चल करके आएगा। ठीक है, फोर आप जानते हैं भाई, फोर के डबल काम होते हैं, इसको शॉर्ट में जान लो, फोर के डबल काम होते हैं, और प्रपोजिशन भी होता है, और प्रपोजिशन भी होता है, और तब आप इसका मतलब जानते हैं के लिए, मतलब जानते हैं आप के लिए, और फॉर जो है वो कंजंक्शन भी होता है, कंजंक्शन, जब कंजंक्शन होता है तब इसका मतलब होता है क्योंकि, क्योंकि यानी वही सेंस बिकॉज वाला, बिकॉज वाला सेंस है, वही सेंस आपका इसका होता है बिकॉज वाला। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं ना, फोर का हिंदी मीनिंग क्या है, तो आप कहेंगे फोर का हिंदी मीनिंग यहाँ पर क्योंकि है, वही सेंस जो बिकॉज वाला है वही सेंस यहाँ पर कौन देगा, फॉर देगा। लेकिन अगर ये फॉर प्रपोजिशन हुआ वो अलग बात है, तो इसका मतलब होता है आपका के लिए, वो अलग है ना। और बाकी आप एंड के बारे में जानते हैं, नोर के बारे में जानते हैं, बट के बारे में जानते हैं, और ठीक है, सो और येट ये आ जाते हैं। और बाकी इसके अलग जितने भी ये है, या ये क्या है आपके, ये सबऑर्डिनेटिंग है। एक बहुत काम की बात समझिएगा, जितने भी आपके क्वेश्चन वर्ड होते हैं, जितने भी आपके क्वेश्चन वर्ड होते हैं, यानी हु हो जाए, व्हाट हो जाए, व्हाई हो जाए, वेयर हो जाए, ठीक है, व्हेन हो जाए, जितने भी आपके क्वेश्चन वर्ड होते हैं, वो सारे क्वेश्चन वर्ड अगर सेंटेंस में दो क्लोज को जोड़ने का काम करें, जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं अगर वो सेंटेंस के बीच में आ जाएं और किसी भी सेंटेंस में दो क्लोज को आपस में जोड़ने का काम करें, तो याद रखिएगा सारे ही क्वेश्चन वर्ड किसके अंदर आते हैं, आपके सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अंदर आते हैं, एससी के अंदर आते हैं। तो इस बात को आप दिमाग में बिठा लो, जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं, जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं, वाई, वेयर, हाउ, व्हेन, जितने भी हैं, वो सारे क्या हैं आपके सबऑर्डिनेटिंग है ना। तो फाइनली यहां पर हमने ये जाना कि भाई अगर अगर आप क्लोज नंबर 1 को क्लोज नंबर 2 के साथ में जोड़ेंगे, अगर आप क्लोज नंबर 1 को क्लोज नंबर 2 के साथ में जोड़ेंगे, जोड़ने के लिए आपको एक कंजंक्शन की आवश्यकता होती है। वो कंजंक्शन आपके दो टाइप के होते हैं, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है और एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। तो अगर आप सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करते हैं दो क्लोज को आपस में जोड़ने के लिए, तो वो क्या कहलाता है, वो वाक्य जो बनने वाला है वो कहलाता है आपका कॉम्प्लेक्स। और अगर आप दो क्लोज को आपस में जोड़ते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की हेल्प से, मतलब सीसी से, तो वो बनने वाला सेंटेंस क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका कंपाउंड। एग्जाम्पल पर आते हैं। ठीक है, वैसे यहाँ पर क्या होता है, देखिए कंपाउंड का मतलब दो चीजों से मिलकर के बनने वाला। तो कंपाउंड में क्या होता है कि ये वाली क्लोज फ्री होती है, ये भी फ्री होती है, इंडिपेंडेंट क्लोज होती है, और ये भी इंडिपेंडेंट क्लोज होती है। हालांकि कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, ये क्लोज जो कंजंक्शन के साथ में है ये डिपेंड होती है, किस पर डिपेंड होती है, दूसरी वाली पर। इसको हम कंजंक्शन में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल ये एक बेस है। देखो जरा, देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 1 आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने आपके सामने कहा कि गॉड मेड द कंट्री, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, एंड मैन मेड द टाउन। मैं आपसे पूछता हूं कि सेंटेंस के बारे में आपको बताना है कि ये कॉम्प्लेक्स है या फिर कंपाउंड है। ये बात तो तय है कि यहाँ पर आपका एक सब्जेक्ट ये है और एक सब्जेक्ट ये है। अगर यहाँ पर डबल सब्जेक्ट और डबल प्रेडिकेट है तो पक्का ये सिंपल तो नहीं है। तो आप कहेंगे यहाँ पर पहली वाली क्लोज को दूसरी वाली क्लोज के साथ में किसने जोड़ा है, एंड ने जोड़ा है। और हम जानते हैं कि एंड क्या होता है आपका, सीसी। फैन बॉयज के अंदर जो आते हैं सात, कौन कौन से, एफ से बनने वाला फोर, ए से बनने वाला एंड, बी से बनने वाला बट, है ना, ओ से बनने वाला और, ओ वाई से बनने वाला जेट, और एक होता है सो। ये सारे क्या कहलाते हैं आपके नॉर्मल, तो ये कहलाते हैं आपके सीसी। तो अगर दो क्लोजेस को सीसी ने जोड़ा है तो आप मुझे बताइए ये वाक्य कैसा बनने वाला है आपका, कंपाउंड। ये वाक्य बनने वाला है कंपाउंड। ठीक है, एक छोटी सी बात अपने दिमाग में रखिएगा कि ऐसा नहीं कि अगर एंड वाक्य के अंदर आ गया तो हमेशा वो सिंपल बनेगा, ऐसा नहीं है। देखो कहीं पर ऐसा भी हो सकता है, जैसे मान लो मैंने आपसे ये कहा, मैंने कहा ही इज अ टीचर, he is a teacher and he is a teacher and a doctor, कि वो डॉक्टर भी है और टीचर भी है। तो आप यहाँ पर कहेंगे इस वाक्य के अंदर सब्जेक्ट क्या है, तो आप कहेंगे ही। तो अब ही एक सब्जेक्ट तो हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर जो एंड आया है, यहाँ पर जो एंड आया है उसने किसको जोड़ा है, उसने टीचर को और डॉक्टर को जोड़ा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एंड ने दो क्लोजेस को आपस में नहीं जोड़ा। अगर एंड दो क्लोज को आपस में जोड़ता, अगर एंड दो क्लोज को आपस में जोड़ता, तब जाकर के वो वाक्य क्या बनता आपका, कंपाउंड। लेकिन
अभी वाक्य के अंदर एक ही सब्जेक्ट आपको नजर आ रहा है, आपको एक ही सब्जेक्ट नजर आ रहा है, वो सब्जेक्ट कौन सा है आपका? ही। तो यहाँ पर ये सेंटेंस कंपाउंड नहीं है, ये सेंटेंस कैसा है? सिंपल है। ये सेंटेंस कैसा है आपका? सिंपल है। और वैसे ही अगर मैं ये कहता, एग्जाम्पल नंबर 3 में अगर मैं ये कहता कि ही एंड सी, ही एंड सी आर वर्किंग हार्ड, ही एंड सी आर वर्किंग हार्ड। आप जरा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अब इस सेंटेंस में भी एंड का प्रयोग हुआ है, लेकिन आपको नजर आ रहा है कि भाई एंड का प्रयोग जो हुआ है वो केवल सब्जेक्ट नंबर 1 और सब्जेक्ट नंबर 2, हालांकि एक ही सब्जेक्ट है, पर हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि भाई ही और सी, इन दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ पर एंड का प्रयोग हुआ है। एंड का प्रयोग यहाँ पर क्लोज को जोड़ने के लिए नहीं हुआ है। जैसे यहाँ पर था कि भाई पहली क्लोज एंड आ गया और दूसरी क्लोज, तो यहाँ पर भी आप देखिएगा एंड का प्रयोग जो हुआ है वो केवल क्या जोड़ रहा है? दो शब्दों को जोड़ रहा है। तो यहाँ पर भी सेंटेंस में जो है ये कहलाएगा आपका सिंपल, ये भी आपका कंपाउंड नहीं होगा, ये भी कहलाएगा सेंटेंस आपका कैसा? सिंपल। इस बात का ध्यान रखिएगा। देखो मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लिखता हूँ। स्टार, स्टार मैंने बोला आई नो दैट यू आर बिजी, आई नो दैट यू आर बिजी। और वहीं पर मैंने कहा पांचवा एग्जाम्पल, आई नो दैट बॉय, आई नो दैट बॉय। दोनों एग्जांपल्स को ध्यान से देखिएगा। पहले एग्जांपल में आपने देखा कि आई नो दैट यू आर बिजी, ठीक है, तो आप कहेंगे यहाँ पर दैट जो है वो बीच में आया है, वो है कंजंक्शन। और कैसा कंजंक्शन? एससी। एससी का मतलब सबऑर्डिनेटिंग। ये जो कंजंक्शन है ना आपका, ध्यान दीजिएगा, ये जो दैट कंजंक्शन है वो कैसा होता है आपका? एससी। एससी का मतलब सबऑर्डिनेटिंग। तो आप कहेंगे यहाँ पर और यहाँ पर ये सब्जेक्ट नंबर 1 और ये प्रेडिकेट नंबर 1, और यू ये सब्जेक्ट नंबर 2 और आरबीजी क्या हो जाएगा आपका? प्रेडिकेट नंबर 2। तो इस तरीके से आपने जाना कि पहली क्लॉज को दूसरी क्लॉज के साथ में किसने जोड़ा? दैट ने जोड़ा। और दैट क्या होता है आपका? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो आप देखते ही बता देंगे सेंटेंस कैसा है आपका? कॉम्प्लेक्स है। ये सेंटेंस कैसा है? कॉम्प्लेक्स है। जबकि यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, तो आई नो मैं जानता हूं, क्या जानता हूं मैं? किसे जानता हूं? दैट बॉय को। तो यहां पर जो दैट आया है, अब यहां पर ध्यान देने काम की बात है, यहां पर जो दैट आया है वो केवल एक वर्ड की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव के रूप में उस नाउन के पीछे सिर्फ उसकी विशेषता बताने के लिए आया है। तो यहां वाला जो दैट है वो दो क्लोजेस को नहीं जोड़ रहा है। इधर वाला जो दैट है वो आपका दो क्लोजेस को नहीं जोड़ रहा है। तो यहाँ पर ये सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स नहीं होने वाला, ये सेंटेंस कैसा है? सिंपल है। सेंटेंस कैसा है आपका? सिंपल है। तो फिर से एक बात समझ लीजिए, अगर दैट दो क्लोजेस को जोड़ता है तब तो कॉम्प्लेक्स बनेगा, और अगर वो दैट किसी भी नाउन के पीछे आ जाता है, जैसे मैं कहूँ आई नो दैट बॉय, या मैं कहूँ दैट पेन इज कॉस्टली, या मैं कहूँ दैट पर्सन इज पुलिस, तो इस तरीके से जहां पर भी दैट किसी के पीछे आकर के विशेषता बताने लग जाए तो वहां पर वो वाक्य सिंपल ही होता है। एक देखो जरा एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 आपके सामने है। मैंने कहा एग्जाम्पल नंबर 6 में कि भाई मैंने कहा कि पर्सन दैट पर्सन इज रिच, दैट पर्सन इज रिच बट ही इज अ माइजर, माइजर। माइजर नाउन होता है, पहले हमें ए या एन कुछ लगाना पड़ता है। अब देखो जरा, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि सेंटेंस में पीछे जो दैट आया है ये कंजंक्शन नहीं है, ये एडजेक्टिव है, और सिर्फ आगे वाले नाउन की विशेषता बताने के लिए सिर्फ एडजेक्टिव की फॉर्म में दैट पीछे आ गया, वो बात अलग है। लेकिन यहाँ पर हमको दैट के लिए वाक्य को कॉम्प्लेक्स तब कहना होता अगर वो क्लोज को आपस में जोड़ता। तो यहाँ पर जो दैट आया है वो किस फॉर्म में है आपका? एडजेक्टिव की फॉर्म में। तो आप ध्यान दीजिएगा बीच में सेंटेंस में क्या आया आपका? बट आया। हम जानते हैं बट क्या होता है आपका? सीसी होता है। तो ये क्लोज नंबर 1 हो गई, क्लोज नंबर 1, और उसके बाद में क्लोज नंबर 2 हो गई। तो क्लोज नंबर 1 और 2 को जोड़ा गया है बट की हेल्प से, और बट क्या होता है? सीसी, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो आप कहेंगे वाक्य कैसा हो जाएगा आपका? कंपाउंड। वाक्य कैसा हो जाएगा? कंपाउंड। सेंटेंस हो जाएगा आपका कंपाउंड। ठीक है, एक और देखो जरा सेंटेंस नंबर 7। में मैंने लिखा आई कैन हेल्प यू, आई कैन हेल्प यू इफ यू I can help you if you come here, if you come here, if you come here। एग्जाम्पल नंबर 8, है go from here, go from here, go from here, और they will
दे विल बीट यू, दे विल बीट यू, एक ही सेंटेंस है। और इसी में एग्जाम्पल नंबर 9 है, एग्जाम्पल नंबर 9 है ही, एग्जाम्पल नंबर 9 है ही इज एब्सेंट टुडे, ही इज एब्सेंट टुडे, ही इज एब्सेंट टुडे। यहाँ पर मैंने बोला फॉर ही इज इल, फॉर ही इज इल। फॉर एग्जाम्पल नंबर 10 है he has something, he has something for you, he has something for you। कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं तो ध्यान से देखिएगा। देखो भाई एग्जाम्पल नंबर 7 पर हम आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 में आप नोटिस कीजिएगा, ये हो गई आपकी क्लोज नंबर 1 और ये हो गई आपकी क्लोज नंबर 2। किसकी हेल्प से जोड़ा गया? इफ की हेल्प से। और हम सब जानते हैं कि इफ क्या होता है आपका? एससी, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो ये वाक्य कैसा हो जाएगा आपका? कॉम्प्लेक्स। ये हो जाएगा कॉम्प्लेक्स, ये हो जाएगा कॉम्प्लेक्स। एग्जाम्पल नंबर 2 को अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर आपके सामने है गो फ्रॉम हियर, इंपेरेटिव वाक्य है, आगे जानेंगे कि इसमें सब्जेक्ट हिडन होता है। तो यहाँ पर गो फ्रॉम हियर एक क्लोज हो गई और उसके बाद में ये जो आपकी दूसरी क्लोज है इसको किसने जोड़ा है? और ने जोड़ा है। किसने जोड़ा है? और ने जोड़ा है। और क्या होता है आपका? सीसी। तो ये वाक्य क्या हो जाएगा? कंपाउंड। ये कैसा हो जाएगा? कंपाउंड। ये वाक्य हो जाएगा आपका कंपाउंड। और इसके बाद में ये है आपका सब्जेक्ट नंबर 1 और ये है प्रेडिकेट नंबर 1, मतलब ये हो गया क्लोज नंबर 1। और उसके बाद में यहाँ पर जो ये है आपका क्लोज नंबर 2। किसने जोड़ा है? फोर ने जोड़ा है। और हम जानते हैं फोर क्या होता है? सीसी होता है। तो ये वाक्य कैसा हो जाएगा आपका? कंपाउंड। ये कैसा हो जाएगा? कंपाउंड। इस वाक्य कंपाउंड, ये हो जाएगा आपका कंपाउंड। लेकिन मैंने आपको पहले बताया था कि भाई फोर के डबल काम होते हैं। अगर फोर दो क्लोजेस को आपस में जोड़ने के लिए आता है तो वहां पर उस फोर का मतलब होता है बिकॉज, क्या कह सकते हैं कि भाई क्योंकि के सेंस में आता है, अब तो वो वाक्य को कंपाउंड बनाता है। लेकिन अगर वही सेंटेंस में फोर प्रपोजिशन के रूप में आ जाए, प्रपोजिशन का मतलब वहां पर वो के लिए के साथ देता है, तो आप देखिएगा ही हैड समथिंग फॉर यू, तो यहाँ पर इस फोर को प्रपोजिशन कहिए, इस फोर को प्रपोजिशन कहेंगे और इसका मतलब क्या है? के लिए। इसका मतलब क्या है? के लिए। तो जब भी सेंटेंस में फोर दो क्लोज को आपस में जोड़ने के लिए आता है तो वहां पर वो कंजंक्शन बनता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और वो वाक्य को कैसा बना देता है? कंपाउंड। लेकिन अगर वाक्य के अंदर फोर आता है, अगर वाक्य के अंदर फोर आता है प्रपोजिशन के रूप में और उसका सेंस होता है के लिए, या आप ऐसे समझ लो जब भी आप हिंदी निकालोगे और उसकी हिंदी मीनिंग निकलेगी के लिए, तो वो प्रपोजिशन होगा, है ना? कंजंक्शन तो है ही नहीं। तो अगर प्रपोजिशन है, कंजंक्शन है ही नहीं, पूरे वाक्य में कंजंक्शन ही नहीं नजर आ रहा हमको, तो ये वाक्य कैसा होगा? सिंपल होगा। ये वाक्य कैसा होगा? सिंपल सेंटेंस होगा। ठीक है, तो फोर के बारे में याद रखना, अगर फोर कंजंक्शन की फॉर्म में आए, कंजंक्शन की फॉर्म में आए और उसका हिंदी मीनिंग हो क्योंकि, तब तो वो कहलाएगा आपका वाक्य कैसा? कंपाउंड। और अगर फोर का हिंदी मीनिंग हो आपका के लिए, तो वहां पर वो काम करेगा किस चीज का? प्रपोजिशन का। और ऐसे केस में वाक्य कैसा बनने वाला है आपका? सिंपल। ठीक है, चलो देखो जरा सेंटेंस नंबर 11, सेंटेंस नंबर 11। तो 11 में मैंने कहा, देखो जरा 11 में मैंने कहा ही इज बिजी, ही इज बिजी फॉर, he is busy for he is studying, studying, studying now, or he is studying now। और दूसरा मैंने कहा एग्जाम्पल नंबर 12, मैंने कहा he is busy, he is busy because, he is busy because he is studying now, because he is studying now, because he is studying now, studying now। आप यहाँ पर एक चीज नोटिस करिएगा, देखो जरा, आपको नजर आएगा कि भाई ऊपर वाले सेंटेंस में पहली वाली क्लोज, ऊपर वाली सेंटेंस में ये जो दो क्लोज आपके सामने है, इनको किसने जोड़ा है? फोर ने जोड़ा है। और हम जानते हैं फोर का मतलब भी क्या होता है? क्योंकि। इसका मतलब भी क्या होता है? क्योंकि। और दूसरी वाली क्लोज में बिकॉज ने जोड़ा है और हम जानते हैं बिकॉज का मतलब भी क्या होता है? क्योंकि। बिकॉज का मतलब भी क्या होता है? क्योंकि। ये होता है। ठीक है, बस अंतर ये है, मीनिंग हिंदी मीनिंग दोनों का सेम है, बस अंतर ये है कि क्योंकि ये जो फोर होता है ये होता है आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग का मतलब इसी होता है। और अगर हम बात करें बिकॉज, तो ये होता है आपका एससी। एससी का मतलब क्या होता है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। हिंदी मीनिंग दोनों की सेम होती है, बस अंतर क्या है कि ये सीसी है और ये एससी है। तो आप मुझे बताओ, एग्जाम्पल नंबर 11 में आप कहेंगे सीसी है, सीसी फोर है, तो ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा आपका? कंपाउंड। ये कैसा हो जाएगा आपका? कंपाउंड। और वहीं पर अगर हम बात करें एससी, बिकॉज आया है, तो ये कैसा हो जाएगा आपका? कॉम्प्लेक्स। ये कैसा हो जाएगा?
कॉम्प्लेक्स, ये सेंटेंस हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स। तो इस तरीके से आप अंतर कर सकते हैं। और देखो जरा एग्जाम्पल नंबर 13, मैंने कहा आई नो वेयर यू लिव, आई नो वेयर यू लिव। मैंने कहा ही इज द पर्सन, ही इज द पर्सन हु वर्क्स हार्ड, हु वर्क्स हार्ड। और एक मैंने आपके सामने कहा एग्जाम्पल नंबर 15, एग्जाम्पल नंबर 15 मैंने आपके सामने कहा एवरीवन इज एवरीवन इज एवरीवन इज एवरीवन इज गोइंग टू अटेंड द पार्टी टुनाइट, टू अटेंड द पार्टी टुनाइट। ठीक है, ये वाक्य आप देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्लोज नंबर 1 और यहाँ पर क्लोज नंबर 2 किसने जोड़ा है? वेयर ने। और हम जानते हैं वेयर क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं आपके, वाई, वेयर, हाउ, कितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं, सारे क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं आपके? एससी। एससी का मतलब क्या होता है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो ये वाक्य कैसा बनेगा बताइए? ये बनेगा आपका कॉम्प्लेक्स। कैसा बनेगा? कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एससी अगर बीच में आता है तो वाक्य कैसा बनता है आपका? कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पर आपके सामने है हु ने जोड़ा है क्लोज नंबर 1 को क्लोज नंबर 2 से। ठीक है, और ये सब्जेक्ट भी यहाँ का है, तो आप कहेंगे ये है क्या? ये है आपका एससी, क्योंकि ये भी तो वही है, ये भी तो वही है आपका क्वेश्चन वर्ड। तो ये भी वाक्य बन जाएगा आपका कैसा? कॉम्प्लेक्स। ये भी वाक्य कैसा बन जाएगा? कॉम्प्लेक्स। ठीक है जी, आगे देखो। अगले में आप देखिएगा कि एवरीवन हो गया सब्जेक्ट, और उसके बाद में इज गोइंग टू अटेंड द पार्टी टुनाइट। यहाँ पर कोई भी कंजंक्शन आपको नजर नहीं आ रहा, तो ये एक प्रेडिकेट है और एक सब्जेक्ट है। तो ये वाक्य कैसा बनेगा आपका? सिंपल, है ना। ये वाक्य आपका बन जाएगा सिंपल। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि भाई वाक्य के अंदर जब भी आपको कोई भी दो क्लोज को आपस में जोड़ना होता है तो एक कंजंक्शन की आवश्यकता आपको होती है ना। तो उसी तरीके से अब ये देखेगा वो कंजंक्शन दो टाइप के हो सकते हैं, एक सीसी और एक एससी। तो अगर दो क्लोज को आप एक सीसी की हेल्प से जोड़ते हैं, अगर दो क्लोज को आपको एक सीसी की हेल्प से जोड़ना होता है तो वाक्य कैसा बन जाता है? कंपाउंड। और अगर दो क्लोज को आप एक एससी की हेल्प से जोड़ते हैं तो वाक्य कैसा बन जाता है आपका? कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और अगर कंजंक्शन है ही नहीं, अगर भाई कंजंक्शन है ही नहीं, तो सिंपल सी बात है वाक्य कैसा बनेगा आपका? सिंपल। तो ये हमने सिर्फ उसके बेस पर जाना, वो क्या है आपका? स्ट्रक्चर के बेस पर। लेकिन अभी इसके बाद में मीनिंग के आधार पर जो है हम लोग 5 प्रकार के वाक्य अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो एक काम करते हैं, ये क्लास हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, और इसके बाद में आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। तो अगली आपकी क्लास होगी, उसमें हम लोग क्या करेंगे? मीनिंग के आधार पर जो 5 प्रकार के वाक्य हैं उनको हम लोग वहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।